So hello dear students, welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT Virtual Classroom देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिकी विज्ञान। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट, और आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग डिस्कशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। ध्यान अपना अपनी अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक के ऊपर हमें आज बात करनी है वो है सेल, विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर हमको आज की क्लास में बात करनी है। तो इस टॉपिक को लिख लीजिए और इसके बारे में हम लोग डिस्कशन आज की क्लास में करने जा रहे हैं। ठीक, ये टॉपिक जो है आपका आपकी बुक के आई थिंक चैप्टर नंबर यूनिट सेकंड का चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हम लोग सेल को पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत हम इसमें बात कर रहे हैं। कौन सी यूनिट है भाई? यूनिट आपका सेकंड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये यूनिट है, धारा विद्युत नाम से आपकी बुक में, धारा विद्युत। ठीक है, सो इसमें हम सेल को डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले अगर बात की जाए कि एक सेल का निरूपण, एक सेल को शो हम किस तरीके से करते हैं किसी विद्युत परिपथ में, तो वो कुछ इस प्रकार से करते हैं। ये आपका ऋण टर्मिनल होता है, ये धन टर्मिनल होता है ना? इतनी बातें हम जानते हैं। तो एक सेल को इस प्रकार से निरूपित किया जाता है किसी विद्युत परिपथ में। इसका काम, इसका कार्य क्या होता है? वर्क। बेसिकली सेल का जो काम है, हम लोग ये जानते हैं कि एक विद्युत परिपथ में क्या होता है। एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, जो कि यूज होती है उस परिपथ में लगे कोई भी प्रतिरोध यानी कोई भी रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, अब वो प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके घर की बात करूं, तो आपके घरों में ये परिपथ हो सकता है आपका सॉरी, ये जो प्रतिरोध है जिसको मैं प्रतिरोध कह रहा हूं, ये हो सकता है आपका टीवी, आपका फ्रिज, आपका रेफ्रिजरेटर। ठीक है, सॉरी, आपका रेफ्रिजरेटर या फ्रिज एक ही बात हो गई, या फिर आपका फैन हो गया, है ना? तो इनमें से कोई भी ये प्रतिरोध हो सकता है। बेसिकली हम ये बात कहेंगे कि सेल की वजह से ही जो परिपथ में लगा हुआ कोई भी उपकरण है वो काम करता है। ठीक है, तो सेल का काम क्या होगा? सेल का काम होगा बेसिकली ऊर्जा प्रोवाइड करवाने का। ये क्या काम करेगा? ये जो आपका परिपथ है उसको ऊर्जा देगा, उसको क्या करेगा? उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि परिपथ में लगे, पहला इसका कार्य तो ये है, परिपथ में लगे वैद्युत उपकरणों को वैद्युत ऊर्जा, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाने का इसका मेन काम होता है। ठीक है, सेकंड, परिपथ में लगे वैद्युत उपकरणों को वैद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराना पहला काम होता है एक वैद्युत सेल का। यहां पर आपको ये बात समझनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अब क्लास 12th में आ चुके हैं, और इस क्लास तक या फिर क्लास 12th के बाद भी हम बात करें तो काफी सारे बच्चों के दिमाग में ये कंसेप्शन बना रहता है। वो ये बात लेकर सोच करके चलते हैं कि एक जो सेल है उससे आवेश निकलते हैं। हमें ये बात पता है कि जैसे सपोज ये परिपथ है ना हमारा, ये सर्किट है सॉरी। ठीक है, अब इस सर्किट में हमने क्या लगा रखा है? ये एक सेल लगा रखा है ना? ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है।
हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्शन रहता है, क्या कॉन्सेप्ट बना रखा है हमने कि यहां से आवेश निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, आवेश निकलेगा, और वो आवेश जो है पूरे परिपथ में दौड़ेगा। आप ये बात जानते हैं कि आवेशों के प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि ये जो आवेशों का प्रवाह है ये कहां से प्रवाहित हो रहे हैं, ये एक सेल के अंदर से प्रवाहित हो रहे हैं, जो कि सेल हमारा किस में लगा है, विद्युत परिपथ में लगा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा है। बट वास्तव में हमारी जो ये धारणा है ये पूरी तरीके से गलत है। वास्तव में हम जो सोचते हैं ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि सेल का सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड करवाना। ये आवेश नहीं प्रोवाइड करवा सकता, ये सिर्फ आवेशों को ऊर्जा प्रोवाइड करवा सकता है। आवेशों को ये इतनी ऊर्जा दे सकता है कि वो परिपथ में गति कर सके या फिर परिपथ में भाग सके, ठीक है ना। आवेशों का प्रवाह, हम आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये बात हमने पढ़ी है पिछली क्लासेस में। बट आवेश जो है वो पहले से होते हैं, उनको प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ऊर्जा विद्युत सेल द्वारा प्रदान की जाती है। तो अपने दिमाग से आज इस बात को निकाल दीजिए कि जो सेल है वो आवेश प्रोवाइड करवाता है, नहीं, वो हमको क्या प्रोवाइड करवाता है, वो आवेशों को ऊर्जा प्रदान करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सेकंड, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से इंक्लूड करवा रहा हूं आपके लिए कि ताकि आप इस बात को जो है अपने दिमाग में आप बिठा पाओ, ठीक है, ये चीज क्लियर कर पाओ। यह आवेश उत्पन्न नहीं करता, ठीक है, यह आवेश को उत्पन्न नहीं करता है। ठीक हो गया, 2 पॉइंट हमें समझ में आ गए सेल से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या काम करता है ये, आवेश को उत्पन्न नहीं करता पर आवेश को ऊर्जा देने का काम करता है ना। तो ऊर्जा देने का काम करता है, ये ये किस प्रकार से ऊर्जा देता है, किस प्रकार से आवेश जो है घूमता रहता है पूरे सर्किट में, ये भी देख लेते हैं एक बार। इस प्रकार से घूमता है, यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये तो धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है। तो होता क्या है, यहाँ से यहाँ पर, इससे इस बीच में जो है क्या रहता है, विभव में अंतर रहता है। देख लो आप यहाँ पर, देख लो यहाँ पर ज्यादा विभव है, यहाँ पर कम विभव है। तो विभव में अंतर को मेंटेन करने का काम करता है। विभव में जो अंतर है जिसे हम कहते हैं विभवांतर, उसको बनाए रखने का काम करता है। विभवांतर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा तुरंत यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से भागेगा तुरंत यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से भागेगा तुरंत यहाँ पहुंच जाएगा। अगर विभवांतर नहीं मेंटेन रहेगा, अगर विभवांतर नहीं रहेगा परिपथ में, तो आवेश कभी भी गति नहीं करेगा। इसको मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में या फिर छोटे बच्चों जो 9th-10th लेवल पे होती है, मैं आपको ये चीजें काफी ज्यादा समझाता हूँ। सपोज ये जो घर है आपका, सपोज ये क्या है, आपका घर है, और सपोज ये 3 मंजिला घर है आपका। कितना मंजिल का घर है, 3 मंजिल का घर है, ठीक है। सपोज इस घर के यहाँ पर जो लास्ट वाला फ्लोर है, इसके किचन में नल लगा हुआ है, ठीक है, एक नल लगा हुआ है, एक टेप लगा हुआ है। अब आप क्या करते हो, बेसिकली देखते हो कि जो घर होते हैं, घर में जो पानी की टंकी होती है, पानी का जो टैंक होता है जिससे घर के किचन में, वॉशरूम्स में पानी आता है, वो बेसिकली कहाँ पर रखा होता है भाई, छत पर रखा होता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि ये जो अंतर है, ये इसकी जो ऊंचाई में अंतर है, जो इसके विभव में, ये ठीक उस प्रकार से काम करता है जैसे हम लोग एक परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, विभव में अंतर रखने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा ना हो, आप एक काम करो, आप इस टंकी को जो है उठा करके रख दो यहाँ पर, उठा करके रख दो यहाँ पर। अब इससे नल को कनेक्ट कर दो, तो क्या पानी उतनी ही तेजी से आएगा, क्या पानी आएगा, है ना, नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो विभव है उसमें अंतर नहीं है। बात समझ रहे हैं आप। पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल में डिफरेंस होना जरूरी है ताकि जो है मुक्त रूप से आवेश जो है वो गति कर सके। तो ये क्या काम करता है, इसका जो इंपॉर्टेंट काम होता है आवेश को घुमाने के लिए, वो ये होता है विभव में अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखना। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने का काम इसका होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है, जिस कारण परिपथ में आवेश, या फिर आवेश कौन होते हैं, बेसिकली हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं जो कि घूमते हैं। अभी आएंगे आगे इस बात पर, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस पार्ट में, ठीक है। विभवांतर बनाए रखना जिस कारण परिपथ में आवेश या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं,
गति करते हैं, घूमते हैं। तो ये है हमारा सेल और ये रहे सेल के काम। इनको जो है आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए। देखिए आगे की चीजों को पढ़ने से पहले आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उनका जो बेसिक्स है वो दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। सेल का काम हमें क्लियर हो गया है ना, सेल हम समझ गए सेल क्या काम करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, हमारे पास नेक्स्ट एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब इसे हटाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैद्युत वाहक बल। काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बच्चों को इस वैद्युत वाहक बल में, है ना। ये एक तरीके से बल इसके पीछे लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है। तो हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, ये कोई बल है ना, कोई फोर्स है। जैसे अन्य प्रकार के फोर्स हमने देखे उसी प्रकार का ये और कोई फोर्स है, बट एक्चुअल में ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में ये बात नहीं है। बात क्या है, बात को समझते हैं। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो भी विभवांतर है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये भी विभवांतर है। आप कहेंगे सर ये भी विभवांतर, और जो हमने पीछे पढ़ा वो भी विभवांतर, है ना। हमने क्या पढ़ा, एक सेल का क्या होता है, विभवांतर मेंटेन करने का काम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझते हैं इस बात को। जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो, फिर से सुने, जब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो उस वक्त जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कि विभवांतर होता है उसे हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिस वक्त परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है उस वक्त जो परिपथ का विभवांतर है वो क्या कहलाएगा, उसका वैद्युत वाहक बल कहलाएगा। नोट डाउन कर सकते हैं इस बात को। चलिए जब परिपथ में बेसिकली परिपथ में किसके सिरों के बीच, यहां पर आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, सॉरी यहां पर आप एक चीज और ऐड कर लेना, इसको ऐड कर लेना। परिपथ में के बाद दो इलेक्ट्रोड या फिर टर्मिनल के बीच, बेसिकली देखो दो टर्मिनल तो होते हैं ना, धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल, है ना, उनके बीच की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उनके बीच में अगर कोई विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, जब परिपथ में दो इलेक्ट्रोड के बीच कोई विद्युत धारा प्रवाहित ना हो तो वापस आ जाते हैं। तो परिपथ के विभवांतर को वैद्युत वाहक बल कहते हैं। परिपथ के विभवांतर को वैद्युत वाहक बल कहते हैं। बात समझ में आई? वैद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर रहेगा? विभवांतर तो जो वैल्यू है वो है, विभवांतर को हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब परिपथ में क्या हो गया, विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई, है ना। तो वो किस कारण प्रभावित हुई, जबकि परिपथ में क्या था भाई, विभवांतर था। मतलब सिंपली बात ये है कि अगर परिपथ में स्विच ऑन हो गया, बटन ऑन हो गया तो उसे हम कहेंगे विभवांतर, लेकिन अगर बटन ऑन नहीं हुआ, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो वहां पर हम उसे कहेंगे वैद्युत वाहक बल। किसको? जो सेल का विभवांतर रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। ठीक है, तो खुला सर्किट होना चाहिए, खुला परिपथ होना चाहिए, इसे हम खुला परिपथ भी कहते हैं। कैसा परिपथ? खुले परिपथ में, क्लोज सर्किट नहीं होना चाहिए, ओपन सर्किट। ठीक है, इसे हम ई द्वारा निरूपित करते हैं। इसे हम कैसे निरूपित करते हैं भाई,
इसे हम ई से निरूपित करते हैं। ई द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। एंड ई इज इक्वल टू धन इलेक्ट्रोड पर जितना विभव है प्लस ऋण इलेक्ट्रोड पर जितना विभव है उसका योगफल। धन इलेक्ट्रोड पर जितना विभव है, ऋण इलेक्ट्रोड पर जितना विभव है, उसका योगफल क्या होगा हमारा, उसका योगफल ही क्या होगा, विद्युत वाहक बल होगा। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। ये सेल का विद्युत वाहक बल, बाकी सारी चीजें सेम, इसको भी हम लोग वोल्ट लिखेंगे, इसके लिए भी इसका भी मात्रक वोल्ट रहेगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें लगभग सेम होंगी। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है, परिपथ का ध्यान रखना है। अगर हमारा सर्किट बंद है तो उसे विभवांतर कहेंगे, सेल का विभवांतर, ठीक है। और अगर खुला है तो सेल का विभवांतर न कह करके हम उसे ईएमएफ कहेंगे या फिर विद्युत वाहक बल कहेंगे। आप लोग एक बैटरी लाते हो ना, चलो इसके ऊपर बात बनाते हैं। अब ऐसे दो टर्म्स की हमको जरूरत क्या पड़ी, हम विद्युत वाहक बल अलग लिख रहे हैं, विभवांतर अलग लिख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसको समझने का एक तरीका है, और इसको समझते हैं। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, जब आप बैटरी लाते हैं कोई, है ना, जब आप कोई क्या करते हैं, बैटरी लाते हैं, तो उस वक्त बैटरी के ऊपर आप देखते हैं क्या लिखा रहता है, कुछ वोल्ट में लिखा रहता है ना। 1.5 वोल्ट लिखा रहेगा, 6 वोल्ट लिखा रहेगा, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है या 6 वोल्ट लिखा हुआ है, वो क्या है, वो उस बैटरी का विभवांतर है या फिर उसका विद्युत वाहक बल है? तो आप क्या कहेंगे, सपोज आप एक बैटरी लाए, ठीक है, कुछ ऐसी होती है, पहले के टाइम पर जो बैटरीज आती थी वो कुछ ऐसी होती थी, ठीक है, आई थिंक 10 रुपए की आती थी, ठीक है। और रेडियो वगैरह में हम लोग सेल के लिए यूज करते थे उसे, है ना। अगर आपको याद हो तो रेडियो वगैरह में सेल के लिए हम लोग उसे यूज करते, ठीक है। सो ये होती थी हमारी 1.5 वोल्ट की बैटरी, ये होती थी हमारी 1.5 वोल्ट की बैटरी, ठीक। अब 1.5 वोल्ट की बैटरी है तो इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा टाइप का कुछ मेटल का होता था, है ना, मेटल का कुछ पार्ट होता था इसमें ऊपर, कुछ ऐसा था छोटा, अब याद आ रहा होगा आपको, है ना। और नीचे की साइड से इसमें कुछ नहीं होता था। तो ये एक सेल होता था हमारे पास, है ना, 1.5 वोल्ट का। अब 1.5 वोल्ट कब है, 1.5 वोल्ट तब है जब आप उसे दुकान से खरीद के लाए, जब आप उसे क्या लाए, नया नया खरीद के लाए। अब क्या इस स्थिति में आप देख रहे हैं कोई धारा प्रवाहित हो रही है सेल से होते हुए? नहीं, इस स्थिति में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। मतलब जो ये 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है सेल के ऊपर, ये सेल का विद्युत वाहक बल है, ये सेल का क्या है, विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इसे अपने रेडियो के अंदर डालेंगे या फिर आप इसे अपने टेप रिकॉर्डर के अंदर या फिर रिमोट के अंदर, है ना, या फिर घड़ी के अंदर डालेंगे, तो इसका जो विभवांतर होगा, उस वक्त इसके सिरों पे जो वोल्टेज होगा, सपोज वो 1 वोल्ट है, सपोज कर रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मत लेके चलना, सपोज कर रहा हूं, तो ये कहलाएगा विभवांतर, ये कहलाएगा इस सेल के सिरों के बीच विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, ये अंतर है, ये क्या है, ये अंतर है। अब आपने देखा कि क्या हुआ, विद्युत वाहक बल हमारा ज्यादा था, मतलब जब हम सेल खरीद करके लाए उस पर 1.5 वोल्ट लिखा था, जब हमने उसे परिपथ में लगाया तो हमने देखा ये तो 1 वोल्ट का ही विभवांतर उत्पन्न कर पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कमी आ रही है विभवांतर में, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल का भी क्या होता है, एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल का भी क्या होता है, एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं इसे क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां पर हमें ये बात समझनी है, हमारे लिए टोटली न्यू है, ये हमारे लिए टोटली न्यू है। अगर हमने ये बोला कोई विद्युत परिपथ इस प्रकार का है, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर एक सेल लगा है, ठीक है, तो एक्चुअल में बात जो है वो ये है
कि यहाँ पर एक छोटा सा प्रतिरोध जो है हम और लिखते हैं। अब से लिखेंगे आप, ठीक है, अब से आप यहाँ पर एक छोटा सा प्रतिरोध और लगाएंगे। ये क्या है, ये इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या काम करता है ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं। हम जानते हैं कि प्रतिरोध क्या काम करता है। प्रतिरोध जो है धारा के मार्ग में रुकावट डालने का काम करता है। तो यहाँ पर जो ये बैटरी है, बैटरी के अंदर भी धारा के मार्ग में कुछ रुकावट आती है। बैटरी के अंदर भी क्या होता है, धारा के मार्ग में कुछ रुकावट आती है। ये रुकावट जो है हमने कोई एक्सटर्नल इसमें रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा है। ये रुकावट सेल के जो आंतरिक प्रतिरोध है उसके कारण आती है, ठीक है। इसे हम कैसे लिखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को जब भी लिखा जाएगा सेल के साथ एक छोटा सा प्रतिरोध बना करके लिखा जाएगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग लिख सकते हैं। अब आंतरिक प्रतिरोध को डिफाइन कर सकते हैं। आंतरिक प्रतिरोध के लिए लिखेंगे सेल के द्वारा। अच्छा, सेल के द्वारा क्यों डाला जाता है? देखो, सेल एक्चुअली में सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक्चुअल में सेल के अंदर जो प्रेजेंट है, जो पदार्थ उपलब्ध है इसके अंदर इसे हम कहते हैं विद्युत अपघट्य, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। वास्तव में अगर बात करें हम लोग, अगर केमिस्ट्री में जाए, थोड़ा सा ये केमिस्ट्री का पार्ट है, रसायन विज्ञान का। एक सेल जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर पाता है, केमिकल एनर्जी से। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा सेल। क्या मतलब हुआ इसका, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा सेल। अब ये रासायनिक ऊर्जा कहां से आई, क्योंकि सेल के अंदर जो है विभिन्न रसायन होते हैं, विभिन्न केमिकल्स होते हैं, अलग अलग केमिकल्स होते हैं, ठीक है। इन केमिकल्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये सेल के अंदर ये विद्युत अपघट्य भर दिए जाते हैं। ये भर दिए जाते हैं तो ये रिएक्शन करने लगते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन जिनके बीच में होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसमें ऊर्जा भी उत्पन्न होती है ना, एनर्जी फॉर्म होती है। जो एनर्जी फॉर्म होती है उसको हम क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के फिर हम जो है सेल से जो एनर्जी है उसको उस तरीके से लेते हैं। मतलब थोड़ा सा केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं कि ये ऊर्जा कहां से आ रही है, ये ऊर्जा आ रही है सेल से। लेकिन जब सेल के अंदर से होकर के आवेश प्रवाहित करेंगे, भाई देखिए, अगर ये विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाहित कर रहे हैं तो ऐसे जाएंगे और फिर यहां से जाने के बाद ये वापस सेल के अंदर भी जाएंगे ना, परिपथ पूरा तभी तो होगा। तो एक तो रुकावट यहां पर आ गई, एक जब सेल के अंदर जाएंगे तो भी इनमें रुकावट आएगी। तो ये सेल के अंदर जो रुकावट डाल रहे हैं, ये कौन डाल रहा है, ये डाल रहा है सेल के अंदर जो पदार्थ भरा है। और अभी अभी मैंने आपको बताया सेल के अंदर कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा पदार्थ है, वो है विद्युत अपघट्य। तो सिंपली हम ये बात भी कह सकते हैं कि सेल के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य या फिर पदार्थ कह लीजिए, पदार्थ के कारण या रासायनिक पदार्थ, कुछ भी आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से लिख सकते हैं। पदार्थ के कारण धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इसे हम स्मॉल r द्वारा निरूपित करते हैं। स्मॉल r से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। और हमें एक बात समझ में आ गई है क्लियरली। हमें क्या बात समझ में आ गई है, हमें एक ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब क्या पॉइंट समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देना। अब आपको पिक्चर जो है क्लियर होने लगेगी कि हमारे पास जो सेल का विद्युत वाहक बल है, उसका मान बताओ। उसका मान जो सेल का विभवांतर होगा उससे ज्यादा होगा या कम होगा? डेफिनेटली उससे कम होगा। डेफिनेटली क्या होगा, उससे कम होगा, है ना। कम क्यों होगा? क्योंकि सेल के अंदर भी तो कुछ आंतरिक प्रतिरोध है, है ना। तो बेसिकली हमारा जो
विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है किससे, किससे, हमारे जो सेल का विभवांतर है उससे, है ना, E इज ग्रेटर देन V। ठीक है, अब इसमें एक रिलेशन भी होता है, इस रिलेशन को हम समझ भी सकते हैं। V बराबर आपको जो विभवांतर की वैल्यू है वो कैसे मिलेगी, जब आप बैटरी लगाएंगे, तो उसका कुछ ईएमएफ होगा, जब तक कि उसमें कोई धारा प्रवाहित ना होगी। ठीक है, धारा प्रवाहित होने के बाद जो उससे होकर के हमारा जो उससे होकर के जो विभव है, जो ड्रॉप होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आई आर होगा। ओम के नियम से आप जानते हैं V बराबर आई आर होता है ना, तो आई आर उसमें से कम हो गया। आर क्या है, आर जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, तो कम को कैसे दिखाएंगे, माइनस। तो ये रहेगा हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये रहेगा। ठीक है, जहां आप मतलब लिख सकते हैं, V का मतलब क्या है भाई, V का मतलब है जो कुल पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि हमारे जो आंतरिक प्रतिरोध है उससे होकर के भी कुछ ना कुछ वोल्टेज को लीक हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। इसको हम क्या नाम देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। मतलब फाइनली ये वाला वोल्टेज हमको देखने को मिलेगा। समझ में आया, फाइनल जो वोल्टेज हमको देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल विभव। ठीक है, टर्मिनल विभव तक हमने नहीं लिखा। टर्मिनल विभव को अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, टर्मिनल विभव की परिभाषा लिख सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज सेल के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, जबकि उससे होकर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ईएमएफ की, तो ईएमएफ में क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। यहां देखो, कब, जब धारा प्रवाहित ना हो। तो दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में, यानी विद्युत वाहक बल में बस एक छोटी सी शर्त है कि एक जगह विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, एक जगह नहीं हो रही होगी। चलिए वापस आते हैं अपने इस पर डिस्कशन पर। ई क्या है भाई, ई हमने बोला ई है ईएमएफ, यानी कि विद्युत वाहक बल है किसका, सेल का। ठीक है, आई क्या है, आई जो है परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है। आई क्या है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है। और आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, आई के लिए एक और फॉर्मूला आता है हमारा, आई हम जानते हैं धारा बराबर क्या होता है भाई, आई इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर। से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आई के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आई के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। ओम के नियम से क्या होता है, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, अब V की जगह हम ले लेते हैं जो यहाँ पर जो कुल जो विभव है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है भाई, वो E है, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, E। और साथ में हमारे पास प्रतिरोध जो है, एक R तो पहले से था, है ना, R के साथ एक और R आ गया, कौन सा R, छोटा R, है ना, और दोनों कैसे हैं, दोनों श्रेणी क्रम में है भाई। तो जो कुल हमारे पास धारा आ गई, परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो जो दो सूत्र हैं, इन दो सूत्र को आप जो है अपने पास ध्यान में रखें। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई है वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा आज की क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें यहाँ से जो बताई जा रही हैं वो समझ में आ रही होंगी और आप उन्हें घर में जो है एक बार रिवाइज जरूर कर रहे होंगे। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।